नमस्कार दोस्तों इंडिया की जो स्टार्टअप है बैजू, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसने सिर्फ भारत को नहीं पूरे दुनिया को शॉक में डाला था कि कोई कंपनी इतने तेजी से, और हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, इतने तेजी से ग्रो कर सकती है। वैल्यूएशन $20 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है और एक झटके में वो गिर भी सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर जो आई है वो ये है कि बैजू के जो फाउंडर हैं उनको 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। आप देख सकते हो खबर, बैजूस फाउंडर गेट 6 मंथ इन जेल इन सिंगापुर, और उनको 70,000 से ज़्यादा डॉलर पे करने के लिए भी बोला। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि मामला क्या है, कि सिंगापुर की कोर्ट में ये मामला कैसे चला गया पहली बात, और फिर वहाँ से ये सज़ा क्यों सुनाई गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, और पूरा जो टसल है, मतलब कि जो बैजू के अंदर चल रहा था, इश्यूज क्या थे इन्वेस्टर्स और फाउंडर को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से ही स्टडी IQ पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, ये स्टार्ट हो रहा है। आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एक साल में आपका पूरा प्रिपरेशन हो सके। स्मार्ट मॉडल के थ्रू जो प्रॉपर डैशबोर्ड होगा उसमें आप अपने आप को ट्रैक भी कर पाओगे। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगापुर में हुआ क्या है। सिंगापुर की कोर्ट ने बैजू रविंद्रन, जो कि बैजू के फाउंडर हैं, उनको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ध्यान से समझिएगा, यहां पर अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि बैजू ने कोई गलत किया है, फ्रॉड किया, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर कोर्ट ने कहा है बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसलिए हम उनको 6 महीने की सजा सुना रहे हैं, क्योंकि बार बार जो कोर्ट कह रहा था उसका वो पालन नहीं कर रहे थे। और यहां पर चाहे वो एसेट्स हो, ओनरशिप स्ट्रक्चर हो गया, तो उन सबसे रिलेटेड ये पूरा मामला था। अच्छा, यहां पर कोर्ट ने क्या कहा है, एक तो ये कहा है कि आप अथॉरिटीज को सरेंडर करिए, 6 महीने की जो जेल की सजा है वो आपको काटनी होगी। और यहां पर 90,000 जो सिंगापुर का डॉलर होता है, मतलब आप US डॉलर देखोगे तो करीब $70,000 के आसपास आएगा, तो ये आपको पे करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंपनी है उनसे रिलेटेड, दैट इज बेआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड, तो उसकी जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, ये सिंगापुर में कंपनी बनाई गई है, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो प्रोवाइड करिए, पता तो चले कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है, ये मैं आपको बता दूं, ये अप्रैल 2024 का मामला है। मतलब यहाँ पर कई सारे वॉयलेशंस हुए हैं, ऐसा सिंगापुर के कोर्ट का कहना है, और इसीलिए फाइनली ये सजा सुनाई गई है। अच्छा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अभी तो केस की सुनवाई भी नहीं हुई है कि कंपनी में क्या घोटाला चल रहा था, नहीं चल रहा था, कौन सही है गलत है, अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर जो सजा सुनाई गई है दैट इज बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और देखो क्या होता है ना, सिंगापुर की कोर्ट ने, जैसा मैंने बताया, फ्रॉड, थेफ्ट, इन सब को लेकर नहीं बताया। यहां पर कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोर्ट बात कह रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, और फिर भी आप उसको नहीं मान रहे हो, तो जैसे मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि भाई ये कंपनी है, इसके डिटेल्स आप हमें बताओ, लेकिन आप डिटेल्स दे नहीं रहे हो, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करना है आप दे नहीं रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और स्पेशली क्या होता है, जो कमर्शियल लिटिगेशंस होते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल वाला मामला आ जाता है, इसको स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, ओनरशिप की ट्रैकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर एक पार्टी यहाँ पर कॉपरेट करने से मना कर देती है तो पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, वो इनफेक्टिव हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर बैजू रविंद्रन कौन है? बैजू रविंद्रन बेसिकली केरला से आते हैं, और वो बेसिकली एज अ टीचर के तौर पर पढ़ाना स्टार्ट किए थे कैट के लिए, जो आगे MBA वगैरह जिनको करना है, तो कैट का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। एंड ही बिकेम फेमस क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझा देते थे। क्लासरूम जो सेशंस होता है वो उसमें काफ़ी पॉपुलर थे, पूरा स्टेडियम जो है वहाँ पर सेमिनार होता था वो भर जाता था। और बाद में चलकर उन्होंने अपनी जो टीचिंग मॉडल है उसको एक टेक्नोलॉजी कंपनी में बदल दिया, और यहाँ पर फाइनली 2011 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, और वहीं से बैजू की शुरुआत होती है। और आइडिया सिंपल था कि जो लर्निंग है ना उसको विजुअल बनाया जाए, थोड़ा सा एनिमेशन बनाया जाए, क्योंकि देखो आज के डेट में एनिमेशंस वगैरह हम देखते हैं बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस समय सोच के देखिए 2011-12 के बाद ये बहुत कठिन काम होता था। और स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। और ये परफेक्टली हो गया, क्योंकि भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन उस समय ग्रो हो रहा था। 2016 के बाद तो और तेज़ी से ग्रो हुआ, जियो आने के बाद स्मार्टफोन लोग अडॉप्ट कर रहे थे, जो पेरेंट्स का फोकस था वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा था। तो यहाँ पर बैजू जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। भारत का जो एड टेक अपॉर्चुनिटी है, भारत में अगर आप देखोगे, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन, तो जाहिर सी
सी बात है, यहाँ पर डिमांड तो है, यहाँ पर जो कंपटीशन है एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। जो पेरेंट्स आज के डेट में स्पेंड करते हैं, पहले शायद उतना स्पेंड नहीं करते थे एजुकेशन में, आज के डेट में उसकी इंपॉर्टेंस सबको पता है। तो बैजू जो है वो परफेक्ट टाइम में एंटर कर गया मार्केट के अंदर, और उसी लिए उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कोविड के समय। कोविड ने ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, यहाँ पर लोगों को प्रिपरेशन करनी थी एग्जाम्स के लिए, तो ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़्यादा बूम करने लग गया, और इसकी वजह से सब्सक्रिप्शन, ऐप डाउनलोड्स, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, सब कुछ ग्रो हुआ। बैजू जो है वो एक प्रकार से वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन गया पैंडेमिक इकोनॉमी के समय। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टअप फंडिंग भी बूम आया, क्योंकि जब कोई कंपनी ग्रो हो रही है, सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए भी होते हैं। तो 2020 से 22 ये जो 3 वर्ष था ना, उसमें भर भर के पैसे आ रहे थे। ग्लोबली जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो पैसा डालना चाहते थे स्टार्टअप्स के अंदर। उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी उस समय मायने नहीं रखती थी, बस ये था कि ग्रो करो कैसे जैसे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वो एक प्रकार से पैसा डालना स्टार्ट किए, और इसकी वजह से एक समय आ गया जब बैजू का वैल्यूएशन $22 बिलियन था। सोच के देखो, $22 बिलियन किसको कहते हैं। एंड इट बिकेम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप, और इसको ग्लोबल टेक जायंट से कंपेयर किया जाने लग गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके पतन की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली क्या है ना कि बैजू ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट हुआ। क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, इन्वेस्टर्स खूब सारा पैसा देने के लिए रेडी हैं, तो आप सोचते हो यार कुछ ना कुछ तो करना है, भले ही उसका रिक्वायरमेंट ना हो, फिर भी आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मुझे खर्च करना है। और इसको देखते हुए बैजू ने क्या किया, बहुत सारे जो कंपनीज थी उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, व्हाइट हैट जूनियर हो गए, इस तरह के कंपनीज को बहुत हाई वैल्यूएशंस पर खरीदा। मतलब पैसे बहाए एक तरह से आप कह सकते हो। और जो एक्विजिशन है वो इतना डेंजरस क्यों हो गया, क्योंकि डील्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो डील्स किया जा रहा था वो डेट के थ्रू भी किया जा रहा था। मतलब बैजू जो है वो उधार ले रहा था। एक क्या होता है कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेते हो, वो इन्वेस्टर होते हैं, अब वो बेट लगाते हैं कि हो सकता है कल के डेट में कंपनी सक्सेस हो सकती है तो उनको रिटर्न आएगा, हो सकता है नहीं रिटर्न आ पाए। लेकिन जब आप कहीं से लोन लेते हो ना और उससे पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है अगेन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैजू जो है वो लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और इसी की वजह से उसका पूरा का फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि फ्यूचर में अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और बैजू ने भी यही सोचा कि अभी ये जो कोविड का समय चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ ही जाएंगे, जो फंडिंग है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी, वैल्यूएशन लगातार बढ़ती जाएगी। ये अजम्पशन था जो कि आगे चलकर रॉन्ग साबित हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आई ना, ये जो लोन की मैंने बात की, वो ये था कि बैजू ने एक टर्म लोन भी लिया था $1.2 बिलियन का। पहले ये समझिए होता क्या है, टर्म लोन भी क्या होता है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल लोन होते हैं ये, और ये बेसिकली फॉरेन लेंडर्स के द्वारा ज़्यादातर दिया जाता है, और इट इज़ क्वाइट कॉमन इन प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। मतलब नॉर्मली अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के ऊपर रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर टर्म लोन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो लोन ले रही है उसको लोन लौटाना ही पड़ता है, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है, ये आपको रीपे करना ही पड़ेगा, और लगातार इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और लेंडर जो होते हैं, जो भी यहाँ पर आपको ये लोन दे रहे होते हैं, उनके पास बहुत स्ट्रांग लीगल राइट्स होता है। तो बैजू का लोन आप देखोगे तो उन्होंने यूएस लिंक्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के थ्रू $1.2 बिलियन का लोन रेज किया था, एंड दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप्स लोन्स इन इंडियाज हिस्ट्री। और ये जो लोन है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर बन गया, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार उन्होंने लोन तो ले लिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का शॉक आया, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे जब इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, कोविड का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे कम हुआ, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा। आपने देखा होगा भारत में भी आरबीआई जो है वो लगातार रेपो रेट को बढ़ा रही थी, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो गया अमेरिका का, यूरोप का बैंक हो गया, तो ये लोग अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए रेडी थे वो पैसा अब नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि आसानी से पैसा मिल नहीं रहा था। तो स्टार्टअप्स को जो फंडिंग है वो स्लो डाउन होने लग गई, इन्वेस्टर काफ़ी सतर्क हो गए, बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी हैवी हो गई, और सडनली यहाँ पर जो ग्रोथ चल रही थी
कंपनीज की वो यहाँ पर रुक गई। अनप्रॉफिटेबल जो स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो गए कि अब पैसा आएगा कहाँ से। अभी तक तो पैसा आ रहा था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा था। तो रेवेन्यू प्रॉब्लम हो गई। पैंडेमिक के बाद वापस से स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए। एक तरफ यहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो पहले रेवेन्यू आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि स्कूल्स वापस से खुले, ऑनलाइन लर्निंग की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो गई, कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी महंगा हो गया। तो बैजू का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी कमजोर हो गया। तो दोहरी मार यहाँ पर पड़ने लग गई। और इससे भी बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, वो था गवर्नेंस क्राइसिस। क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉसेस से भी ज़्यादा अगर आपके कंपनी में गवर्नेंस सही से नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चली है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिले कर दिया, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि आप कंपनी का ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो। जो भी कंपनी के अंदर चल रहा है, आपको लॉस हो रहा है, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको बताना तो पड़ेगा ना। आप बता ही नहीं रहे हो, साल 2 साल तक आप कोई फाइनेंशियल रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे हो। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, लेंडर्स काफ़ी सतर्क हो गए थे। एंड यहाँ पर जो ऑडिटर था, डेलॉयट जो ऑडिट करता था, उसने भी रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि भाई हम ऑडिट नहीं करने वाले। और इसकी वजह से मार्केट को बड़ा शॉक लगा। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो ऑडिटर है और जो बायजू है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, गवर्नेंस का कंसर्न है। और इनफैक्ट जो बायजू का बोर्ड है, जहां पर इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने भी रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रकार से पूरा जो ट्रस्ट है वो कोलैप्स हो गया। इंटरनल जो गवर्नेंस थी वो काफी हद तक डिटोरिएट हो गई। और यहां पर कई सारे आरोप लगाए जाने लगे। जितने भी लेंडर्स थे जो पैसा दिए थे बायजू को, उन्होंने कहा कि बहुत सारा जो पैसा है वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है। मनी को कुछ एंटिटीज के बीच में मूव करने की कोशिश की जा रही है। डिस्क्लोजर जो देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो बैजू है वो यहाँ पर इन सबको खारिज कर रहे थे। उनका कहना था कि लेंडर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है वो ग्लोबल लिटिगेशन में चला गया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फिर लिटिगेशन सिंगापुर में क्यों? क्योंकि कंपनी तो भारत की है। क्या होता है ना कि ये जो स्टार्टअप्स वगैरह का पूरा कल्चर होता है, उसमें आप देखोगे बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, वो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर जब वो एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी अलग अलग कंपनीज जो होती हैं उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि अगर मान लो बाहर के लेंडर्स हैं, आपके विदेशों के लेंडर्स हैं, स्पेशली एशिया के अलग अलग जो लेंडर्स हैं, अगर उनके बीच में और फाउंडर के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहाँ पर उसकी सुनवाई होगी, कौन से कोर्ट में होगी? तो इसमें सिंगापुर काफ़ी फेमस है। ये एक फाइनेंशियल हब है, एक मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, ग्लोबल आर्बिट्रेशन का हब है। कि किसी भी, मान लो कोई रशिया का है, मान लो कोई चाइना का है, हांगकांग का है, इंडोनेशिया का लेंडर है, भले ही वो कंपनी भारत की हो, लेकिन अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिंगापुर में जाते हैं। ये पहले से तय होता है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो सिंगापुर में की कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी, ताकि एक न्यूट्रल वेन्यू लगे ना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जितने भी एशियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंगापुर को एक प्रेफर्ड जुरिस्डिक्शन मानते हैं। तो कई सारे जो एंटिटीज थे विच वर लिंक टू बायजूस फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टर्स, वो सिंगापुर के साथ कनेक्टेड थे। एंड दैट इज वाई सिंगापुर का जो कोर्ट है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सिंगापुर की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये इतना हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल है कि कोई फाउंडर, कोई स्टार्टअप का वो फाउंडर है, उसको जेल की सजा सुनाई जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टार्टअप्स पहले से सबको पता होता है रिस्की है, कि यहाँ पर अगर पैसा डूब रहा है तो वो मान के चलते हैं कि हाँ इसमें पैसा डूब भी सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नेंस का इशू आ रहा है, फ्रॉड का इशू आ रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब जो सेंटेंस है वो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी कोलैप्स हुआ है। जो जुडिशियल फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी सीरियस है, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा कि आप कंटेंट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, पहले आओ इसकी सुनवाई तो करें, हम देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर वर्सेस फाउंडर के बीच में वॉर देखने को मिलेगी। फाउंडर्स का ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स ने डिफिकल्ट टाइम में उनको छोड़ दिया, जो लेंडर्स हैं वो टेम्पररी जो वीकनेस चल रही है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि एक प्रकार से मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड कोलैप्स हो रहा है, और जो कैपिटल, जो पैसा इन्होंने लिया था बैजू ने, उसको मिसमैनेज किया जा रहा है। यही पूरा वॉर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ भारत का जो स्टार्टअप बबल है वो भी दर्शाता है कि जिस तरह से बैजू का राइज हुआ और जो फॉल हुआ, तो उससे हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर जो बूम है ड्यूरिंग द बूम पीरियड, जैसे कोविड के समय एडटेक का काफ़ी बूम हो रहा था, तो स्टार्टअप्स बेसिकली वैल्यूएशन पर, ग्रोथ पर, मार्केट कैप्चर पर फोकस कर रहे थे, प्रॉफिट के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिसेस यहाँ पर यही होता है कि जो एडटेक हैं वो काफ़ी हैवी डिस्काउंट दे रहे थे, एडवर्टाइजिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, अनसूटेबल था कस्टमर, अनसस्टेनेबल हो गया था कस्टमर एक्विजिशन। तो ये सारे इशूज़ थे, और जब ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हुआ तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई कि यहाँ पर फंडिंग
फंडिंग भी नहीं आ रही है, रेवेन्यू भी रुक गया। तो एक प्रकार से इसकी वजह से भारत का जो एडटेक इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी सवर हुआ। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में ले ऑफ्स हुए बड़े स्तर पर, वैल्यूएशंस गिर गए। तो इसके पीछे बैजू का जो हाल हुआ था वो एक बड़ा कारण था। इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हो गए थे कि भाई क्या हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं भारत के एडटेक स्टार्टअप्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी पूरी दुनिया भर में, क्योंकि भारत में भी केसेस चल रहे हैं इंसॉल्वेंसी को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, शेयर होल्डर डिस्प्यूट के लेकर। अमेरिका में भी आप देखोगे तो बैजू को लेकर यहाँ पर लीगल एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। जो टर्म लोन भी मैंने आपको बताया ना, ये जो $1.2 बिलियन का था, उसको लेकर भी। और सिंगापुर में तो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली रही है, जो मैंने आपको बता ही दिया। तो एक प्रकार से एक ब्रॉडर मैसेज यही है कि बैजू का जो क्राइसिस है वो दिखाता है कि ग्रोथ विदाउट गवर्नेंस ये बहुत डेंजरस होता है। एक कंपनी दिखाने को तो दिखा सकती है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर रेस कर रही है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है, हेडलाइंस लगातार देखने को मिल रहा है बैजू बैजू हर जगह, लेकिन वो कोलैप्स भी हो सकती है अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और डेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखते हैं अब आगे सिंगापुर की कोर्ट में क्या होता है, क्या बैजू यहाँ पर सरेंडर करते हैं, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके पता भी नहीं है कि बैजू एग्जैक्टली भी हैं कहाँ। मैं देख रहा था रिपोर्ट्स में, किसी को कुछ नहीं पता। लेट्स सी, जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर जनरली नेसेसरी फॉर एन एंटिटी टू क्वालिफाई एज स्टार्टअप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज को स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करती है, राइट? तो इनमें से कौन सा कंडीशन नेसेसरी है ये आपको बताना है अपने आप को स्टार्टअप बोलने के लिए। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए। आज से ही हमारा 2027 का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप सब कुछ आपको मिलेगा, बस इस पे कॉल कर लीजिए, सब सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।